कानून हैं, जैसे आफ्स्पा है, और कुछ जो एजेंसियां हैं जैसे एनआईए है, सीबीआई है, ईडी है, इन सब के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो उसी टॉपिक की हम लोग चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग आफ्स्पा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958, 1958 सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम, सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 में बनाया गया। बेसिकली ये जो अधिनियम बना, ये पहले कानून नहीं था। जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया देश में, तो भारत छोड़ो आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए, समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने पहल की, और अंग्रेजों ने भारत छोड़ो आंदोलन का दमन करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस पारित किया, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। और 1942 में ये अध्यादेश पारित करके जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको विशेष अधिकार दे दिया कि वे भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल सकें, उसका दमन कर सकें। तो बेहद कठोर कानून है, क्योंकि सुरक्षा बलों को बहुत सारी शक्तियां देता है, उनकी लाइबिलिटीज खत्म हो जाती हैं, उनके पास केवल और केवल पावर आ जाती है, उनके पास केवल और केवल अथॉरिटी आ जाती है, केवल और केवल अधिकार आ जाते हैं, उनकी जो लाइबिलिटीज है वो एकदम खत्म हो जाती हैं। तो ऐसी दशा में, जो प्रावधान है, आफ्स्पा के जो प्रावधान है, वो प्रावधान इसलिए लागू किए गए, इसलिए इन्फोर्स किए गए, जिससे कि प्रभावी तरीके से कंट्रोल किया जा सके, नियंत्रण किया जा सके। नतीजा ये हुआ कि जब स्वतंत्रता मिली, तो स्वतंत्रता के बाद इस तरीके के कार्यों की कोई जरूरत नहीं थी, इस तरीके के कानूनों की कोई जरूरत नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब स्वतंत्रता के बाद बहुत सारी घटनाएं इस तरीके से घटने लगी, जिसमें भारत को तोड़ने की साजिश की जाने लगी, विखंडन की साजिश की जाने लगी, विशेषकर नगा विद्रोहियों के द्वारा, क्योंकि नगा विद्रोही अपने लिए एक नागालैंड राज्य की मांग कर रहे थे। राज्यों की मांग कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि आज़ादी के बाद देश के बहुत सारे हिस्सों से अलग अलग नए नए राज्य बनाने की मांग उठ रही थी। लेकिन नगा विद्रोहियों की जो मांग थी वो बड़ी हिंसक थी और बड़ी क्रूर थी। इसलिए, और इस हिंसा का दमन करने के लिए फिर जो 1942 का ऑर्डिनेंस था, उस 1942 के ऑर्डिनेंस को एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। तो यहीं से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 का जन्म हुआ। तो बेसिकली जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, वो अंग्रेजों के काल में जारी किया गया एक अध्यादेश ही है, जिसे अधिनियम का रूप दे दिया गया। आज देश के तमाम भागों में, जहां जैसे जम्मू कश्मीर में आफ्स्पा लागू रहा, जब पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद पनपा, तो पंजाब में भी आफ्स्पा लागू कर दिया गया, और उस पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद को नियंत्रित करने में आफ्स्पा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके बाद फिर जब नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद पनपा और बड़े बड़े उग्रवादी संगठन बड़ी बड़ी हिंसा करने लगे, तो नॉर्थ ईस्ट के अनेक भागों में भी आफ्स्पा लागू कर दिया गया। तो जब जब आफ्स्पा लागू किए गए, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को लागू किया गया और विशेष शक्तियां सुरक्षा बलों को दे दी गई, इसका मतलब है कि सुरक्षा बलों की कार्यवाही कठोर हो गई। और जब सुरक्षा बलों की कार्यवाही कठोर हो गई, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो आलोचनाओं के घेरे में आने लगी, आलोचनाओं के केंद्र में आने लगी। तो सुरक्षा बलों की जो कार्यवाहियां हैं वो आलोचनाओं के केंद्र में आने लगी। इसीलिए आफ्स्पा आलोचना के केंद्र में रहा, और इसीलिए हम लोग आफ्स्पा के विषय में आज चर्चा कर रहे हैं। तो क्या प्रावधान है आफ्स्पा के और कैसे ये आलोचनाओं के केंद्र में रहा, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आफ्स्पा छोटा सा कानून है, 6 सेक्शंस का कानून है। आफ्स्पा में सेक्शन 3 केंद्र सरकार या राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि किसी भी क्षेत्र को डिस्टर्ब एरिया, अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। किन आधारों पर घोषित किया जाएगा, ऐसे किसी आधार का वर्णन नहीं है, लेकिन किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। केंद्र सरकार भी कर सकती है, राज्य सरकार भी कर सकती है। और अगर किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया, तो उस अशांत क्षेत्र में आफ्स्पा लागू किया जा सकेगा। केवल डिस्टर्ब एरिया में ही आफ्स्पा लागू होगा। इसलिए आफ्स्पा लागू करने से पहले किसी क्षेत्र को डिस्टर्ब एरिया घोषित करना पड़ेगा, अशांत क्षेत्र घोषित करना पड़ेगा। जिस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा, वहां जो सुरक्षा बल हैं, उन सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार मिल जाते हैं, विशेष शक्तियां मिल जाती हैं। क्या अधिकार, क्या शक्तियां मिल जाती हैं? सुरक्षा बल बिना अरेस्ट वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। वैसे अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो पहले अरेस्ट वारंट चाहिए, यानी गिरफ्तारी का आदेश चाहिए, या किसी मकान की तलाशी लेनी है तो सर्च वारंट चाहिए, यानी तलाशी का अधिकार चाहिए। लेकिन जब आफ्स्पा कानून लागू हो जाता है, तो सुरक्षा बल के जवान किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं बिना आदेश के, किसी भी मकान की या किसी भी ऐसे स्थल की तलाशी ले सकते हैं, उसके लिए तलाशी वारंट या तलाशी के आदेश की जरूरत नहीं। यहां तक कि अगर उन्हें यह सूचना हो कि किसी स्थान पर आतंकी छिपे हो सकते हैं या उग्रवादी छिपे हो सकते हैं, तो ऐसे स्थान को खाली कराने के लिए वो विशेष अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं और उस छिपे हुए स्थानों को नष्ट कर सकते हैं। ग्रेनेड लगा के पूरी बिल्डिंग गिरा सकते हैं, पूरा ढांचा ध्वस्त कर सकते हैं।
आपस्पा के अंतर्गत ये पावर भी दे दी गई है। इसके अलावा सशस्त्र बलों के द्वारा अगर कोई आदेश दिया जाता है, जो आम पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, उसको कोई आदेश दिया जाता है और उस आदेश को नहीं मानती है, उसका पालन नहीं करती है, तो इसके विरुद्ध गोलीबारी चलाने का आदेश है, गोली चलाने का आदेश है। सामान्यतः सुरक्षा बलों को गोली चलाने का अधिकार तब आत्मरक्षा में ही होता है, केवल आत्मरक्षा में गोली चलाने का अधिकार दिया जाता है। लेकिन यहाँ प्रतिबंधित आदेश की अवहेलना के आधार पर भी गोली चलाने का अधिकार मिल जाता है, केवल आत्मरक्षा के अधिकार पर ही नहीं, यानी आत्मरक्षा के अधिकार से बढ़कर फायर, ओपन फायर करने का अधिकार मिल जाता है। तो इस प्रकार आपस्पा के अंतर्गत विशेष शक्तियां मिल जाती हैं, विशेष अधिकार मिल जाते हैं सुरक्षा बलों को। धारा 6 ये कहती है कि जो विशेष अधिकार दिए जाएंगे इन सुरक्षा बलों को, और विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए सुरक्षा बल अगर कोई भी भूमिका निभाते हैं तो न्यायालय में उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, बिना भारत सरकार की अनुमति के न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। हालांकि 2016 में उच्चतम न्यायालय ने इसको संशोधित कर दिया है और उच्चतम न्यायालय ने यह घोषणा की है कि सुरक्षा बलों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। तो पहले मुकदमे से इम्यूनिटी मिली थी, लेकिन अब फिलहाल इम्यूनिटी खत्म कर दी गई और मुकदमा चल सकता है। केवल छोटा सा कानून है, लेकिन ये छोटा सा कानून आलोचनाओं के केंद्र में बहुत रहा। आलोचनाओं के केंद्र में इसलिए रहा क्योंकि धारा 3 किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करने का अधिकार केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकार को देती है, लेकिन उन आधारों का वर्णन नहीं किया गया जिन आधारों पर किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जाएगा। धारा 5 के अंतर्गत जो सुरक्षा बलों को विशेष शक्तियां दी गई हैं, विशेष अधिकार दिए गए हैं, वो भी आलोचना के केंद्र में रहते हैं। अगर सुरक्षा बल के जवान किसी को गिरफ्तार करते हैं, किसी को अरेस्ट करते हैं, धारा 4-5 ये विशेष शक्तियों के अधिकार हैं, तो अगर सुरक्षा बल के जवान किसी को अरेस्ट करते हैं तो अरेस्ट करने के बाद जितना जल्दी संभव हो वे निकटतम थाने को ऐसे व्यक्ति को सौंप देंगे, क्योंकि फिर पुलिस उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी और फिर न्यायालय में मुकदमा चलाया जाएगा। यहाँ पर किसी समय सीमा का वर्णन नहीं है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति को पेश करना होता है, लेकिन यहाँ पर कोई समय सीमा वर्णित नहीं है। सुरक्षा बल के जवानों के लिए वे गिरफ्तार कर सकते हैं और जितनी जल्दी हो सके वो पेश करेंगे थाने के पास, पुलिस को सौंप देंगे, निकटतम थाने को सौंप देंगे। कोई टाइम लिमिट, कोई टाइम फ्रेम यहाँ पर नहीं है। यह भी आरोप लगाया जाता है कि विगत वर्षों में आपस्पा का उपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया है। मणिपुर में इरोम शर्मिला 10 वर्ष से अधिक समय तक आपस्पा के विरुद्ध अनशन पर बैठी रही, धरने पर बैठी रही। हालांकि मणिपुर से आपस्पा वापस ले लिया गया, लेकिन फिर अब जहां मेइतेई और कुकी इन सबका संघर्ष हुआ वहां फिर लागू कर दिया गया। तो इस तरीके से आपस्पा को लेकर के विरोध बड़े पैमाने पर होता रहा है जहां जहां लागू किया गया है। इसके लिए उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका भी दायर की गई। उच्चतम न्यायालय ने संतोष हेगड़े कमेटी का गठन किया। उस कमेटी ने विशेषकर मणिपुर में मानवाधिकार के उल्लंघन के मामलों की जांच की और उसने ये रिपोर्ट दी कि ऐसा लगता है कि 1500 से ज़्यादा जो हत्याएं हुई हैं वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, गैर न्यायिक हत्याएं हैं। यानी सुरक्षा बलों के द्वारा 1500 से ज़्यादा जो लोग मारे गए हैं वो शायद ठीक नहीं है, वो गलत तरीके से मारे गए हैं। नतीजा ये हुआ कि उच्चतम न्यायालय ने इस रिपोर्ट के आने के बाद सीबीआई को जांच के लिए ये मामला सौंप दिया। फिलहाल सीबीआई अभी जांच की प्रक्रिया में है। न्यायालय बार बार सीबीआई को दबाव बनाता रहता है कि भाई जांच पूरी करो, जांच अभी प्रक्रिया में है। तो आपस्पा को लेकर के तरह तरह के विवाद उठते रहे हैं और इसीलिए आपस्पा को समाप्त करने की मांग भी की जाती रही है। कुछ मानवाधिकार संगठन आपस्पा को खत्म करने की मांग करते रहे हैं कि इस कानून को खत्म कर दिया जाए। हालांकि इस कानून को खत्म करना उचित नहीं होगा। न्यायालय में भी मांग की गई, न्यायालय ने मना कर दिया। न्यायालय ने कहा आपस्पा कानून देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जरूरी है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि आपस्पा का दुरुपयोग ना हो, यह देखा जाना चाहिए। लेकिन कानून जरूरी है, कानून लागू रहना चाहिए और दुरुपयोग ना हो, इसके लिए उच्चतम न्यायालय ने सरकारों को निर्देश दिया कि हर 6 महीने पर आपस्पा के डिक्लेरेशन की समीक्षा होनी चाहिए। 6-6 महीने पर इस बात की जांच हो कि आपस्पा लागू जिन आधारों पर किया गया था वे आधार कितने मजबूत हैं या कितने कमजोर हो चुके हैं, उसके आधार पर आपस्पा की समीक्षा की जाए। लेकिन न्यायालय ने आपस्पा को खत्म करने से मना कर दिया कि आपस्पा खत्म नहीं किया जा सकता, देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जरूरी है। आलोचनाएं निसंदेह अपनी जगह है और कभी कभी मानवाधिकारों का हनन हो भी जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जैसे एक घटना मैं आपको बताऊं, जम्मू कश्मीर में सेना की तैनाती है बहुत सारे क्षेत्रों में, तो सेना ने वो बल्लियां लगा करके, रोड ब्लॉकर जो होते हैं वो लगा करके बैठे हुए थे। एक मारुति 800 कार बड़ी तेजी से चली आ रही थी। उन्होंने रुकने का इशारा किया, नहीं रुकी, तो जो बल्ली होती है ना वो उन्होंने नीचे खींच दिया, रोड ब्लॉकर के लिए जो लगाया जाता है कि भाई जिससे कि रुका जा सके, तो उन्होंने वो बल्ली नीचे खींची। जो कार थी वो उसी स्पीड में, बल्कि और तेज स्पीड बढ़ा करके जो बैरिकेड लगाई सेना ने, उस बैरिकेड को तोड़ते हुए तेजी से निकल गई। अब जब बैरिकेड को तेजी से तोड़ते हुए निकल गई, हाथ देने पर भी नहीं रुकी, बैरिकेड तोड़ के निकल गई, तो अब इसका अर्थ आप क्या लगाएंगे? जहां पर रोज आतंकी हमले हो रहे हों, गोलीबारी हो रही हो, तो सेना के जवानों को लगा कि लगता है इसमें आतंकी है, विस्फोट लिए जा रहे हैं, गोला बारूद लिए जा रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है, वरना रुकने में क्या दिक्कत थी? सेना ने फायर ओपन कर दिया। फायर ओपन कर दिया, 2 लड़के थे, 2 लड़के मारे गए। बाद में जांच पड़ताल हुई, हंगामा मचा, कश्मीर के लोगों ने हंगामा किया, जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि वो दोनों लड़के आतंकी नहीं थे। जांच में ये बात सामने आई, लेकिन आतंकी नहीं थे, दोनों मारे गए। अब यहां समस्या 2 तरीके की है कि आतंकी नहीं थे, मार दिए गए, इसलिए सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो घेरे में आ गए, उनकी भूमिका घेरे में आ गई। मान लो इसका उल्टा, अगर वे आतंकी होते और कार से, जो विस्फोट से भरी कार है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ऐसे हमले होते रहे, विस्फोट से भरी कार ले जाकर के किसी भीड़ भरे इलाके में विस्फोट कर देते, तब क्या होता? तब तो जो जवान वहां चेक पोस्ट पर थे उन सबका कोर्ट मार्शल हो जाता, उन सबका कोर्ट मार्शल हो जाता, यानी बेइज्जती करके नौकरी से निकाल दिया जाता।
नौकरी से निकाला ही नहीं जाता, बल्कि बेइज्जती भी की जाती, उन्हें अक्षम माना जाता, देशद्रोही माना जाता और उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता। तो इसलिए सेना ने अपनी जगह पर गलत नहीं किया, सेना ने अपनी जगह पर ठीक काम किया, लेकिन परिणाम गलत आ गए। परिणाम गलत आ गए तो लोगों ने आलोचना करनी शुरू कर दी कि भाई आपसपा का दुरुपयोग हो रहा है, मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। तो जहां स्थितियां बेहद चिंताजनक हैं, संवेदनशील हैं, वहां पर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि मानवाधिकारों का हनन हो जाता है। नागालैंड में अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक जीप में बहुत सारे हथियार चले जा रहे थे, AK-47 और इस तरीके के हथियार लेकर के जा रहे थे। सुरक्षा बलों ने देखा, सुरक्षा बलों ने उन्हें रोकने की कोशिश की कि भाई रुको, AK-47 और इस तरीके के हथियार कहां लिए चले जा रहे हो, क्योंकि आम आदमी तो रख नहीं सकता इस तरीके के हथियार। उन लोगों ने रुकने के बजाय उन्होंने स्पीड बढ़ा दी। सुरक्षा बलों ने पीछा किया, पीछा किया तो उन्होंने स्पीड और बढ़ा दी। सुरक्षा बलों ने फायर ओपन कर दिया, फायर ओपन कर दिया तो उन लोगों ने भी कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बल के जवान मुस्तैद थे, वो लोग मारे गए। मारे गए, बाद में पता चला वो ग्रामीण थे नागालैंड के, उग्रवादी नहीं थे, आतंकी नहीं थे, ग्रामीण लोग थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर ग्रामीण थे तो इतने घातक हथियार लेकर चल क्यों रहे थे? वहां मान लो ये तरीका है, नॉर्थ ईस्ट में तो लोग घातक हथियार रखते ही हैं, अवैध तरीके से रखते हैं, सब रखते हैं। पुलिस पकड़ नहीं सकती, पुलिस की हैसियत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा कर सके, तो घातक हथियार तो अपने पास रखते ही हैं। लेकिन अगर सुरक्षा बल के जवान उन्हें रोक रहे थे तो कम से कम उन्हें रुक करके अपनी जानकारी देनी चाहिए थी। अगर भागेंगे या फायर ओपन करने की कोशिश करेंगे तो उसका क्या अर्थ लगाया जाएगा, और वो भी ऐसे घातक हथियार लेकर के चल रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ निकाला जाएगा? नतीजा ये हुआ कि जब फायर ओपन हुआ और लोग मारे गए तो वहां नागालैंड में सरकार के विरुद्ध, सुरक्षा बलों के विरुद्ध आंदोलन शुरू हो गया कि भाई इनके ऊपर मुकदमे दर्ज करो, इनको नौकरी से निकालो, इनको जेल भेजो, इनको मारो, तमाम बातें। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें सुरक्षा बलों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि मान लो वो आतंकी होते और उग्रवादी होते और कहीं जाकर के हमला कर देते तो इन लोगों की तो नौकरी गई थी, जिनकी वहां जिम्मेदारी थी उन लोगों की नौकरी तो गई थी। तो सुरक्षा बलों के लिए एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, जिन विषम परिस्थितियों में उनकी तैनाती है और जहां आपसपा लागू है। इसलिए अगर लोग कोऑपरेट करें तो आपसपा का उल्लंघन नहीं हो सकता और मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं हो सकता। जब लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं तो ऐसे उल्लंघन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन केवल इस आधार पर आपसपा को रद्द घोषित नहीं किया जा सकता। आपसपा ने पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद को खत्म करने में बहुत अच्छी भूमिका निभाई। आपसपा नहीं होता तो पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद का खात्मा नहीं होता। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर में उग्रवाद और आतंकवाद पर नियंत्रण पाने में आपसपा का अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उच्चतम न्यायालय ने उसके योगदान को रिकॉग्नाइज भी किया है। इसीलिए जब उच्चतम न्यायालय में आपसपा को खत्म करने की याचिका दायर की गई तो उच्चतम न्यायालय ने मना कर दिया कि आपसपा को दायर नहीं किया जाएगा, आपसपा को खत्म नहीं किया जाएगा, आपसपा बना रहेगा। लेकिन इसका दुरुपयोग न हो इसके लिए हर 6-6 महीने पर इसकी समीक्षा होते रहना चाहिए। बात इतनी सी है कि हर 6 महीने पर समीक्षा होनी चाहिए जिससे कि इसका दुरुपयोग रोका जा सके। तो लिखो, आपसपा लिखो, लिखो, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन का दमन करने के लिए, भारत छोड़ो आंदोलन का दमन करने के लिए अंग्रेजों ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अध्यादेश 1942 पारित किया था। सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अध्यादेश 1942 पारित किया था। स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात नगा विद्रोह पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए, स्वतंत्रता के पश्चात नगा विद्रोह पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए इसे ही सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 में परिवर्तित कर दिया गया। सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 में परिवर्तित कर दिया गया। अब लिखो प्रावधान, क्या प्रावधान है इसके? लिखो, पहला पॉइंट लिखो, अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, अधिनियम की धारा 3 के अनुसार केंद्र सरकार या राज्य सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकती है। अधिनियम की धारा 3 के अनुसार केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकती है और ऐसे क्षेत्रों में, और ऐसे क्षेत्रों में यह अधिनियम लागू किया जा सकता है, यह अधिनियम लागू किया जा सकता है। अगला पॉइंट लिखो, धारा 4 के अनुसार ऐसे क्षेत्रों में, धारा 4 के अनुसार ऐसे क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं, सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियां दी जाती हैं या प्राप्त होती हैं। वे प्रतिबंधित आदेश की अवहेलना करने पर, वे प्रतिबंधित आदेश की अवहेलना करने पर लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं, बिना वारंट के लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं और गोली चला सकते हैं, फायर ओपन कर सकते हैं, गोली चला सकते हैं बिना वारंट के, बिना वारंट के वे किसी मकान या स्थान की तलाशी ले सकते हैं और आवश्यकता के अनुसार
ऐसे स्थानों को नष्ट कर सकते हैं और आवश्यकता के अनुसार ऐसे स्थानों को नष्ट कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत सारे ऐसे मकानों को हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने ग्रेनाइट लगा के और हैंड ग्रेनेड लगा, वो डायनामाइट लगा करके और इस तरीके से उन्होंने नष्ट कर दिया, उड़ा दिया, पूरे पूरे मकान को उड़ा दिया उन्होंने। पहलगाम हमले के बाद, जब पहलगाम हमला हुआ तो उसके बाद कई सारे मकान ऐसे उड़ा दिए गए डायनामाइट लगा करके सीधे सीधे। तो अ, ये अधिकार आपसपा के अंतर्गत मिल जाता है हमें। अगला पॉइंट लिखो, धारा 5 के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यथाशीघ्र निकटतम पुलिस थाने को सौंपना होगा। निकटतम पुलिस थाने को सौंपना होगा। धारा 6 के अनुसार सुरक्षा बलों को धारा 6 के अनुसार सुरक्षा बलों को अभियोजन से छूट प्रदान की गई थी। अभियोजन से छूट प्रदान की गई थी, किंतु 2016 में उच्चतम न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया और अब उन पर मुकदमा चलाया जा सकेगा। अब लिखो आलोचना। पहला पॉइंट लिखो, धारा 3 में अशांत क्षेत्र घोषित करने के आधारों का वर्णन नहीं है। धारा 3 में अशांत क्षेत्र घोषित करने के आधारों का वर्णन नहीं है, इसलिए दुरुपयोग की संभावना जन्म ले सकती है। दूसरा पॉइंट लिखो, सुरक्षा बलों को दी गई शक्तियां आलोचना के केंद्र में रही हैं। क्योंकि इन्हें असीमित शक्तियां प्रदान की गई हैं। अगला पॉइंट, सुरक्षा बलों के द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस थाने को सौंपने के लिए किसी समयावधि का वर्णन नहीं है। हालांकि व्यवहार में संभव ही नहीं है, इसलिए ऐसा किया गया। कोई ऑपरेशन चल रहा है, किसी को पकड़ लिया, तो पहले ऑपरेशन पूरा करेंगे कि पहले जाके थाने में सौंपेंगे, तो इसलिए वो व्यवहार में संभव ही नहीं। लेकिन आलोचनाओं के अपने तर्क हैं, वो लिखा तो जा ही सकता है। अगला पॉइंट लिखो, इस अधिनियम को लागू करने में यदाकदा मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप भी लगाए जाते रहे हैं। यही कारण है कि उच्चतम न्यायालय ने संतोष हेगड़े समिति की सिफारिश के आधार पर मणिपुर में 1500 से अधिक हत्याओं की जांच करने का दायित्व सीबीआई को सौंपा है। 1500 से अधिक हत्याओं को जांच करने का अधिकार सीबीआई को सौंपा है। यह आरोप लगाया गया है कि ये सभी गैर न्यायिक हत्याएं हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं। अब लिखो निष्कर्ष। निसंदेह आपसपा का प्रयोग यदाकदा आलोचनाओं के केंद्र में रहा है। किंतु आपसपा ने पंजाब में आतंकवाद के समाधान, जम्मू कश्मीर में आतंक की रोकथाम, पूर्वोत्तर में उग्रवाद की रोकथाम जैसे कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए इसके योगदान की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यही कारण है कि जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने भी इसे रद्द करने से मना कर दिया था, अपनी अस्वीकृति दे दी थी। आपसपा को रद्द करने से अस्वीकार कर दिया था। किंतु न्यायालय ने यह अवश्य कहा
कि इसका दुरुपयोग न हो सके, इसका दुरुपयोग न हो सके, इसलिए प्रति 6 माह पर, इसलिए प्रति 6 माह पर अशांत क्षेत्र घोषित होने के निर्णय की समीक्षा होनी चाहिए। हर 6 माह पर अशांत क्षेत्र घोषित होने के निर्णय की समीक्षा होनी चाहिए। यह हो गया आपस्पा। अब युवापा 1967, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम। इसको हिंदी में भी आपस्पा ही लिखते हैं ऐसे, जैसे ये है आपस्पा, तो ऐसे ये युवापा। युवापा 1967 इसलिए बनाया गया जिससे ऐसे संगठन जो राष्ट्र के विरुद्ध काम करते हों, देश के विरुद्ध काम करते हों, ऐसे संगठनों को बैन किया जा सके, ऐसे संगठनों पर रोक लगाई जा सके। तो ऐसे संगठनों को बैन करने के लिए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट बनाया गया। विशेषकर जो उग्रवादी संगठन है, आतंकी संगठन है, ऐसे संगठनों को प्रतिबंधित करने के लिए। तो जितने भी आतंकी संगठन हैं और जितने भी उग्रवादी संगठन हैं आज इसके अंतर्गत बैन है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि वाम उग्रवाद फैलाने के लिए पहले पीडब्ल्यूजी था, नक्सली संगठन, एमसीसी था, तो ये सब बैंड ऑर्गेनाइजेशन थे। फिर बाद में इन्होंने सीपीआईएम बना लिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओवादी, ये भी बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, प्रतिबंधित संगठन है युवापा 1967 के अंतर्गत। तो इस तरीके से युवापा 1967 का उपयोग ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए किया जाता था जो संगठन विगत वर्षों में राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र के हित के विरुद्ध कार्य करते हों, ऐसे संगठनों पर बैन लगाने का संगठन कानून था ये। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि अगर किसी संगठन को बैंड ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया है, प्रतिबंधित संगठन घोषित किया गया है, भारत सरकार कर सकती है, तो इस निर्णय पर अंतिम मुहर ट्रिब्यूनल के द्वारा लगाई जाएगी और ट्रिब्यूनल में इस निर्णय को चुनौती दी जा सकती है और वही इस पर अंतिम निर्णय लगाएगा, अंतिम निर्णय करेगा। इस तरीके से प्रतिबंधित संगठन घोषित करने का प्रावधान किया गया। जिस संगठन को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया जाएगा, अगर उस संगठन के द्वारा कोई भी गतिविधियां संपन्न की जाती हैं, कोई मीटिंग बुलाई जाती है, उस मीटिंग में कोई व्यक्ति उसमें भागीदारी निभाता है, सहयोग करता है, तो इसे अपराध घोषित कर दिया गया और मिनिमम 2 वर्ष से लेकर के अधिकतम मृत्युदंड तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया। पर्पज ये था कि जिन संगठनों को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया जाए, अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया जाए, उनमें कोई भी हिस्सेदारी निभाने ना पाए। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया गया, लेकिन समस्या ये थी कि संगठन को बैन करते थे तो उस संगठन के लोग नया संगठन बना लेते थे, उसको छोड़ करके नए नाम से बना लेते थे। जैसे सिमी, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। सिमी पहले एक छात्र संगठन के रूप में उपजा, उसने कहा कि हम छात्र संगठन है देश में, लेकिन धीरे धीरे वो आतंकी हमलों में शामिल हो गया, धार्मिक कट्टरता के नाम पर, इस्लामिक चरण पंथ के नाम पर। जब आतंकी हमलों में शामिल हो गया तो सिमी को बैन कर दिया गया, सिमी को प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन इधर सिमी बैन हुआ तो वहां के जो लोग थे उन्होंने उस संगठन को छोड़ करके नए नए ऑर्गेनाइजेशन बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि संगठन बैन हुआ ना, लोग तो काम कर ही रहे थे। फिर पीएफआई आ गया, पीएफआई भी आतंकियों के भर्ती एजेंट के रूप में काम करने लगा। ये कहने के लिए इसने अपने आप को एक एनजीओ और एक सामाजिक संगठन के रूप में प्रमोट किया, केरल वगैरह में उसने अपनी बड़ी पैठ बनाई, लेकिन पर्दे के पीछे से ये आतंकियों के भर्ती एजेंट के रूप में काम करता था, यानी इस्लामिक चरमपंथ को बढ़ावा देता था। और यही कारण है कि केरल वगैरह जैसे राज्यों से बहुत सारे युवा आईएसआईएस जैसे आतंकी कैंपों में भर्ती होने के लिए गए, क्योंकि पीएफआई जैसे संगठनों ने ही आतंकी संगठनों के लिए भर्ती एजेंट के रूप में काम किया। और उन्हें जो अरब कंट्रीज के और अन्य देशों के डोनर से उन्हें बाकायदा फंड मिलता था, उन्हें पैसा मिलता था एनजीओ के नाम पर, सामाजिक संगठन के नाम पर, लेकिन यह आतंकियों के भर्ती एजेंट के रूप में काम करता था। इसलिए सरकार ने पीएफआई को भी बैन कर दिया, पीएफआई भी बैन हो गया। लेकिन अब प्रश्न यह है कि संगठन तो बैन हो गया, लोग तो बैन नहीं है, नया संगठन बना लेंगे, फिर से वही काम करेंगे। इसलिए 2019 में युवापा में संशोधन किया गया और संशोधन करके इस कानून के प्रावधान को और कठोर बना दिया गया जरूरत के हिसाब से। अब युवापा के अंतर्गत केवल किसी संगठन को ही नहीं बल्कि किसी व्यक्ति को भी प्रतिबंधित व्यक्ति की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है। अब तक केवल संगठन को ही प्रतिबंधित किया जा सकता था, लेकिन व्यक्तियों को खुली छूट थी, तो व्यक्ति संगठन छोड़ के दूसरा संगठन बना लेते थे। अब युवापा के अंतर्गत व्यक्ति को भी बैंड घोषित किया जा सकता है, व्यक्ति को भी प्रतिबंधित व्यक्ति की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है। जिस व्यक्ति या जिस संगठन को प्रतिबंधित व्यक्ति या प्रतिबंधित संगठन की श्रेणी में शामिल किया जाएगा, उसकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी, सरकार उसकी संपत्तियां कुर्क कर लेगी, व्यक्ति की भी, संगठन की भी। अभी तक ऐसे मामलों की जांच करने का अधिकार डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारियों को दिया जाता था। कानून में संशोधन करके इसे बदल दिया गया और अब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी जांच कर सकता है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारियों के पास फुर्सत नहीं होती थी, समय नहीं होता था, उनके पास वर्कलोड ज्यादा थे, तो जांच लंबी चल जाती थी, लंबी खिंच जाती थी। इसलिए उसे इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी, इंस्पेक्टर की संख्या ज्यादा होती है, डिप्टी एसपी की संख्या कम होती है, तो इसलिए इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को जांच करने का अधिकार सौंप दिया गया। इसके अलावा इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ अन्य कानूनों, जिसमें न्यूक्लियर टेररिस्ट और इन सब तरीके की चीजें हैं, हॉस्टेज बनाना है, इस तरीके के कानूनों को भी इसमें शामिल कर लिया गया, जिससे कि युवापा का दायरा बढ़ाया जा सके, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का दायरा बढ़ाया जा सके। तो विगत वर्षों में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ने देश में
जो भी आतंक और उग्रवाद है, उस आतंक और उग्रवाद जैसे संगठनों की रोकथाम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यही कारण है कि अब 2019 के बाद आप देखें तो आतंक और उग्रवाद के प्रहार में कमी आई। जैसे अब जम्मू कश्मीर का ऑर्गेनाइजेशन है टीआरएफ, द रेजिडेंट फ्रंट, हम लोगों ने आतंकवाद में पढ़ा कि भाई कहने के लिए ये एक संगठन बना स्थानीय स्तर पर जम्मू कश्मीर के लोगों का, लेकिन वास्तव में ये लश्कर तैयबा का एक प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन था। तो ये लोकल लेवल पर आतंकियों की भर्ती होती रहे, आतंक को जिंदा रखा जा सके, इसके लिए काम करता था। इसलिए भारत सरकार ने टीआरएफ को भी बैन कर दिया और टीआरएफ में योगदान देने वाले जितने भी लोग थे उन सबको भी पकड़कर जेल में बंद कर दिया। उनकी संपत्तियां कुर्क कर ली गई, उनकी संपत्तियां नष्ट कर दी गई, डायनामाइट लगाया, उड़ा दिया, क्योंकि आपस्पा भी लागू है। तो डायनामाइट लगा के पूरी प्रॉपर्टी उड़ा दी, खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि देखा गया कि जो लोग टीआरएफ से जुड़े थे, पहले छोटे मोटे काम करते थे, साल भर में 2-4 लाख 5 लाख की इनकम थी, इससे ज़्यादा कमाई नहीं थी। लेकिन अचानक उनके पास करोड़ों करोड़ों रुपए आने लगे और उन्होंने जो मकान बनाए, उस मकान की कीमत ही 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ की कीमत है, क्योंकि सारे आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त मकान बनवाए उन्होंने। तो जिसकी सालाना कमाई ही 2-3-4-5 लाख रुपए हो, 5 लाख से कम हो, अचानक उसके पास 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए आ जाए तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपने इतनी मेहनत कर ली, लेकिन इनकम टैक्स को बता दो कि तुमने मेहनत करके कमाया है। तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि 5 लाख वाला आदमी 5 करोड़ नहीं कमा सकता, बिल्कुल कमा सकता है। लेकिन वैध साधनों से अगर कमाया गया है तो जो हमारे टैक्स डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उनके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन वो तो आतंक का पैसा था, पाकिस्तान के द्वारा दी गई फंडिंग थी, जिसके जरिए उनको आतंक की गतिविधियां बढ़ाने और आतंकी की गतिविधियां जिंदा रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। नतीजा ये हुआ कि इस पहलगाम हमले के बाद, जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, तो इस हमले के बाद हमारे सुरक्षा बलों ने ऐसे सारे मकान पहचाने, सबको डायनामाइट लगाया और उड़ा दिया, सबको डायनामाइट लगा के उड़ा दिया, क्योंकि वो आतंक के पैसे पर बना हुआ मकान था। उनमें जो रहने वाले लोग थे उनको कहा कि भाई घर खाली कर दो, क्योंकि ये तुम्हारा मकान नहीं है, तुम्हारा पारंपरिक मकान दूसरा है, तुम दूसरे मकान में जाओ, ये तो आतंकी का मकान है, आतंक के पैसे से बना है, कोई सोर्स ऑफ इनकम दिखाया ही नहीं गया कि 4 करोड़ 5 करोड़ तुमने कहाँ से कमाया। तो डायनामाइट लगाया और उड़ा दिया। तो संपत्ति को कुर्क करने का भी अधिकार है, और अगर आपस्पा लागू है तो ऐसे उड़ाने का भी अधिकार है, क्योंकि वहाँ आपस्पा भी लागू है, इसलिए आसानी से उड़ा दिया गया, नष्ट कर दिया गया। तो अगर इस तरीके के कठोर कानून न हो तो ऐसी दशा में जो हमारे देश में आतंक और उग्रवाद की लड़ाई है वो बेहद कमजोर हो जाए। इसलिए ऐसे कानूनों की मदद से ही हमारे देश में आतंक और उग्रवाद की लड़ाई को मजबूत किया गया। जब युवापा में संशोधन किया गया तो बड़ी आलोचना हुई, विपक्ष ने आलोचना की उसकी, 2019 की बात है, संशोधन हुआ तो विपक्ष ने बड़ी आलोचना की कि भाई कानून कठोर बना दे रहे हो, दुरुपयोग होगा। लेकिन सबसे साधारण सी आलोचना है, सबसे सामान्य सी आलोचना है, कोई भी आलोचना करनी है आंख बंद करके कर सकते हो, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि इसका दुरुपयोग होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि आलोचना हुई, लेकिन उन आलोचनाओं का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो हमारी सुरक्षा हमारे लिए जिम्मेदारी। हम सुरक्षित रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, तभी विकास कर पाएंगे। जब सुरक्षा ही नहीं होगी हमारी तो काहे का विकास, तो विकास की बातें बेईमानी हो जाएंगी। इसलिए सुरक्षा सर्वोपरि है, और सुरक्षा के लिए ऐसे कानूनों का निर्माण और ऐसे कानूनों में संशोधन भी बेहद जरूरी है। तो लिखो, युवापा लिखो, लिखो, यह अधिनियम गैर कानूनी तरीके से निर्मित किए जाने वाले संगठनों, गैर कानूनी तरीके से निर्मित किए जाने वाले संगठनों और गैर कानूनी तरीके से संपादित की जाने वाली गतिविधियों, गैर कानूनी तरीके से संपादित की जाने वाली गतिविधियों की रोकथाम के लिए निर्मित किया गया, की रोकथाम के लिए निर्मित किया गया। प्रावधान लिखो, प्रावधान लिखो। पहला पॉइंट, इसके अंतर्गत किसी संगठन को प्रतिबंधित संगठन घोषित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत किसी संगठन को प्रतिबंधित संगठन घोषित किया जा सकता है और इसे प्रतिबंधित संगठनों की अनुसूची में शामिल किया जा सकता है। प्रतिबंधित संगठनों की अनुसूची में, शेड्यूल में शामिल किया जा सकता है। प्रतिबंधित संगठनों की अनुसूची में शामिल किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट लिखो, प्रतिबंधित संगठनों में योगदान देने वाले, प्रतिबंधित संगठनों में योगदान देने वाले या कार्यवाही में भाग लेने वाले, या कार्यवाही में भाग लेने वाले या योगदान की स्वीकृति देने वाले, या योगदान की स्वीकृति देने वाले व्यक्तियों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। व्यक्तियों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। न्यूनतम 2 वर्ष से न्यूनतम 2 वर्ष से लेकर अधिकतम मृत्यु दंड तक की सजा दी जा सकती है। न्यूनतम 2 वर्ष से लेकर अधिकतम 2 वर्ष, अधिकतम मृत्यु दंड, न्यूनतम 2 वर्ष से लेकर अधिकतम मृत्यु दंड तक की सजा दी जा सकती है। अब लिखो, अधिनियम में 2019 में किया गया संशोधन। अधिनियम में 2019 में किया गया संशोधन। पहला पॉइंट लिखो, जिन आधारों पर किसी संगठन को घोषित किया जा सकता है, जिन आधारों पर किसी संगठन को प्रतिबंधित घोषित किया जा सकता है, उन्हीं आधारों पर
किसी व्यक्ति को भी अब प्रतिबंधित घोषित किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को भी अब प्रतिबंधित घोषित किया जा सकता है। अगला पॉइंट, प्रतिबंधित घोषित किए गए व्यक्ति या संगठन, प्रतिबंधित घोषित किए गए व्यक्ति या संगठन की संपत्ति राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा कुर्क की जा सकती है, जब्त की जा सकती है, कुर्क की जा सकती है, अटैच की जा सकती है। की संपत्ति राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा कुर्क की जा सकती है या जब्त की जा सकती है। अगला पॉइंट, इस अधिनियम के अंतर्गत रिकॉर्ड किए गए मामलों या दर्ज किए गए मामलों, इस अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किए गए मामलों की जांच का अधिकार अब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को सौंप दिया गया है। अब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को सौंप दिया गया है, जबकि पहले डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी ही जांच कर सकता था। डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी ही जांच कर सकता था। अगला पॉइंट लिखो, संशोधन के द्वारा कुछ संधियों को भी, संशोधन के द्वारा कुछ अंतरराष्ट्रीय संधियों को भी अधिनियम की अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। अधिनियम की अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। अर्थात ऐसे अधिनियम, ऐसे संधियों के संदर्भ में भी जांच की जा सकेगी। ऐसे संधियों के संदर्भ में भी जांच की जा सकेगी। तो कौन कौन सी संधियां हैं, लिख लीजिए। पहला है कन्वेंशन ऑफ सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग, नाइनटीन 97 की है, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। दूसरा है कन्वेंशन अगेंस्ट टेकिंग ऑफ होस्टेज, टैकलिंग ऑफ होस्टेज। अगला है कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ एक्ट्स, सप्रेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म। तो ये 3 है, लिख लो इन्हें। इन सबको भी शामिल कर लिया गया है, यानी अब इन सब के भी अंतर्गत कोई भी, किनारे हो जाता हूं, लिख लो, इनके अंतर्गत भी अगर कहीं कोई गतिविधियां होती हैं तो जांच की जा सकती है, प्रतिबंधित संगठन घोषित किया जा सकता है, प्रतिबंधित व्यक्ति घोषित किया जा सकता है, सारी चीजें की जा सकती हैं। ये टैकलिंग नहीं, टेकिंग ऑफ होस्टेजेस है, इसको टेकिंग ऑफ होस्टेजेस कह लो, टैकलिंग नहीं, अगेंस्ट टेकिंग ऑफ होस्टेजेस है, टेकिंग ऑफ होस्टेजेस है। तो ये 3 कन्वेंशन है जिनको शामिल कर लिया गया। अब लिखो समीक्षा, समीक्षा लिखो, लिखो इस अधिनियम की और अधिनियम के संशोधन की, इस अधिनियम की और अधिनियम के संशोधन की यह कहकर आलोचना की गई, यह कहकर आलोचना की गई कि यह एक कठोर कानून है, यह एक कठोर कानून है, यह एक कठोर कानून है जो लोगों की स्वतंत्रता पर सीमाएं आरोपित करता है, जो लोगों की स्वतंत्रता पर सीमाएं आरोपित करता है। पैरा चेंज करके लिखें, निसंदेह यह एक कठोर कानून है, निसंदेह यह एक कठोर कानून है, किंतु भारत की सुरक्षा संबंधी, किंतु भारत की सुरक्षा संबंधी जटिल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा संबंधी जटिल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और भारत को सुरक्षित रखने के लिए, भारत को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे कानूनों की आवश्यकता स्वयं सिद्ध है, ऐसे कानूनों की आवश्यकता स्वयं सिद्ध है, यानी ऐसे कानून जरूरी हैं, ऐसे कानूनों की आवश्यकता स्वयं सिद्ध है। और संशोधन के बाद इसे अधिक प्रभावी बना दिया गया है, संशोधन के बाद इसे अधिक प्रभावी बना दिया गया है, जिससे बढ़ती हुई चुनौतियों का सामना किया जा सके। अब
एजेंसीज के बारे में लास्ट में दिया गया है, सुरक्षा बल और अन्य एजेंसियां, ऐसा सिलेबस में लिखा है, आप देखोगे। तो चूंकि आतंकवाद उग्रवाद ये सब हम लोगों ने यहीं पर पढ़ा और हमने देखा कि एजेंसियों का रोल रहता है, तो यहीं पढ़ ले रहे हैं। पढ़ना तो है, आगे पढ़ो या पहले पढ़ो। तो सबसे पहले एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच अभिकरण। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच अभिकरण। एनआईए विगत वर्षों में बेहतर रोल प्ले करती रही है, बहुत अच्छा रोल प्ले किया है एनआईए ने जांच पड़ताल करने में और आतंक की रोकथाम करने में। हमारे पास पहले केवल सीबीआई थी जो आतंक के मामलों की भी जांच पड़ताल करती थी। आतंक की रोकथाम के लिए कोई स्पेशल एजेंसी नहीं थी, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, इन सभी देशों ने बढ़ती हुई आतंकी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए स्पेशल एजेंसीज बनाई, स्पेशल प्लेटफॉर्म बनाए। जरूरत हमारे यहाँ भी थी, लेकिन हम लोगों ने जब आतंकवाद पढ़ा तो हमने पढ़ा कि आतंकवाद हमारे देश में राजनीति का एक हिस्सा भी बन गया। आतंकियों को बचाने, आतंकियों के मानवाधिकारों की चिंता करने, आतंकियों के प्रति सहानुभूति दिखा करके, आंसू बहा करके वोट पाने, इस तरीके की कोशिशें भी हमारे यहाँ राजनेताओं ने की। जो सत्ता में बैठे लोग थे उन्होंने भी की। और इसलिए आतंकी की रोकथाम के लिए हमने अमेरिका, ब्रिटेन की तरीके से किसी स्पेशल प्लेटफॉर्म और एजेंसी को बनाने के लिए पहल नहीं की। डिमांड थी क्योंकि आतंकी हमले खूब होते, कोई ऐसा महीना नहीं जाता था जहां देश में 1-2 आतंकी हमले ना हो। हर महीने 2-3 आतंकी हमले, 4 आतंकी हमले होने तय थे। हर महीने 2-3, 4 आतंकी हमले होते थे। पूरा देश आतंकी हमलों से दहलता था। लेकिन राजनेताओं की अपनी चाल होती है, इसलिए उन्होंने कदम नहीं उठाया। जब मुंबई आतंकी हमला हुआ 2008 में और उसमें विदेशी मारे गए, जब विदेशी मारे गए तो फिर भारत सरकार की किरकिरी होना स्वाभाविक थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी आलोचना हुई, भारत सरकार की अक्षमता की आलोचना हुई कि बेकार है भारत सरकार। तब सरकार ने आनंद फानंद में तुरंत कदम उठाया और 2008 में एनआईए एक्ट पारित किया गया। और मुझे लगता है कि अगर विदेशी आतंकी नहीं मारे गए होते तो शायद तब भी यह संस्था न बनी होती, हो सकता है बाद में बन जाती, लेकिन 2008 में तो नहीं बनती। ये तो तय था, ये तो तयशुदा बात थी। क्योंकि भारत के लोग मारे जाते थे तो राजनेताओं के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था, लगता था कोई बात नहीं, इलेक्शन आएगा उसको वोट बैंक के रूप में किसी न किसी तरीके से बनाएंगे। लेकिन जब विदेशी लोग मारे गए तो फिर सरकार के ऊपर दबाव पड़ा तो फिर एनआईए एक्ट आया। और एनआईए एक्ट आया इसलिए एनआईए का गठन हुआ। एनआईए आतंकवाद की रोकथाम करने वाली और आतंकवाद की जांच पड़ताल करने वाली एक प्रभावी एजेंसी है। एनआईए ने अपने गठन के बाद से देश में मानवाधिकारों को बनाए रखते हुए, लोगों का विश्वास प्राप्त करते हुए बड़े साइंटिफिक तरीके से आतंकवाद की रोकथाम के लिए प्रयास किए हैं और इसने आतंकी हमलों में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहले देश में बड़े आतंकी हमले होते थे और हम आतंकियों की रोकथाम नहीं कर पाते थे, लेकिन एनआईए और भी बहुत सारे कदम उठाए गए, आगे बढ़ेंगे। उन सारे कदमों का इफेक्ट ये रहा कि अब आतंकी आते तो हैं भारत में हमले करने, लेकिन पहले ही पकड़ लिए जाते हैं। अभी बिहार में देखो 1-2 पकड़े गए, इलेक्शन है ना बिहार में तो इसलिए आ गए वहाँ। दिल्ली में अक्सर पकड़े जाते हैं, कभी साउथ, कभी नॉर्थ, कभी देश के किसी न किसी कोने से कभी न कभी आतंकी गिरफ्तार होते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आतंकी हमले करने के लिए आ नहीं रहे, आते हैं, लेकिन अब एनआईए इतनी एक्टिव हो चुकी है, खुफिया एजेंसियां इतनी एक्टिव हो चुकी हैं कि प्राय उन्हें आइडेंटिफाई करके पकड़ लिया जाता है। बस समस्या केवल जम्मू कश्मीर में है कि जम्मू कश्मीर में भी पकड़े जाते हैं, ऐसा नहीं है, जम्मू कश्मीर में भी पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, लेकिन कभी कभी वो आतंकी हमले करने में कामयाब हो जाते हैं। कामयाब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वहाँ लोकल सपोर्ट उन्हें मिल जाता है। वो हम लोगों ने पढ़ा कि लोकल सपोर्ट मिल जाता है और लोकल सपोर्ट के कारण ऐसा कर पाते हैं। अगर लोकल सपोर्ट न मिले तो ऐसा नहीं कर सकते। धीरे धीरे इस लोकल सपोर्ट को भी खत्म करने की कोशिश एनआईए, ईडी जैसी एजेंसियां मिलकर कर रही है और काफी हद तक खत्म कर दिया है, काफी हद तक खत्म कर दिया है। इसलिए जम्मू कश्मीर में भी आतंकी हमले होने की जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, वो बहुत तेजी से गिरी है, बहुत तेज गिरावट आई है। तो इस तरीके से एनआईए ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस संदर्भ में। दूसरी ओर एनआईए ने आतंकी हमलों की जांच पड़ताल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे आतंकी हमलों की जांच पड़ताल करके स्पेशल कोर्ट में मुकदमा चलाया जा सके और आतंकियों को सजा दिलवाई जा सके। तो एनआईए का योगदान इस दिशा में भी बेहतर रहा है। हालांकि राजनीति की अपनी चाल है, मैंने बताया कि कभी कभी राजनेता कहते हैं कि आतंकियों को जेल से बाहर कर दो, सारे मुकदमे उठा लेंगे, तमाम बातें, लेकिन इन सबसे परे एनआईए बड़े निष्पक्ष तरीके से और बड़े विशेषज्ञ तरीके से अपनी जांच को आगे बढ़ाती रही है और उसने अच्छी भूमिका निभाई है। 2019 में एनआईए में भी संशोधन किया गया, इस कानून में भी संशोधन किया गया और इसका दायरा बढ़ा दिया गया। अब एनआईए भारत के बाहर भी आतंकी हमलों की जांच कर सकती है। अभी तक एनआईए 2019 के पहले एनआईए केवल भारत में आतंकी हमलों की जांच कर सकती थी, अब भारत के बाहर भी कर सकती है, चाहे वो हमारे आतंकी हमले हों या हमारे आतंकी हमलों से जुड़े हों या दूसरे देश के आतंकी हमलों से जुड़े हों। जैसे जब श्रीलंका में ईस्टर पर बम धमाके हुए, आतंकी हमले हुए, तो श्रीलंका सरकार ने भारत सरकार से मदद मांगी, हमने भी मदद की पेशकश की कि भाई कोई जरूरत हो तो बताना, तो श्रीलंका सरकार ने हमसे मदद मांगी। तो एनआईए को श्रीलंका में आतंकी हमलों की जांच पड़ताल करने के लिए भेजा गया और एनआईए ने जांच पड़ताल करके जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर शिकंजा कसने में अपनी प्रभावी भूमिका निभाई। श्रीलंका ने इसके लिए भारत सरकार को धन्यवाद भी दिया। तो एनआईए अब भारत में नहीं बल्कि अब भारत के बाहर भी जांच पड़ताल कर सकती है, पहले ये अधिकार एनआईए के पास नहीं था। दूसरी बात, एनआईए के लिए जब भी एनआईए के अंतर्गत कोई मुकदमा दर्ज होता था, एनआईए कोई मुकदमा दर्ज करती थी, तो भारत सरकार के द्वारा आदेश पारित करके एक स्पेशल कोर्ट बनाना पड़ता था
और उस स्पेशल कोर्ट में ही ऐसे मुकदमों की सुनवाई होती थी। तो एनआईए के द्वारा रिपोर्ट दर्ज होने के बाद फाइल मूव होती थी, फिर वो मंत्रालय तक जाती थी, फिर वहां से आदेश पारित होता था, फिर किसी को स्पेशल कोर्ट बनाया जाता था। तो ये भी एक लंबी प्रक्रिया थी। संशोधन के माध्यम से इस लंबी प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया और यह प्रावधान कर दिया गया कि जहां एनआईए मुकदमा दर्ज करेगी वहां पर काम करने वाली जो सेशन कोर्ट होगी, जिला अदालत होगी, उसी को स्पेशल कोर्ट के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सरकार आदेश से कर सकेगी। तो अब ये आसान हो गया। जो अनावश्यक समय लगता था, महीनों लग जाते थे, तो ये विलंब खत्म कर दिया गया। इससे तेज सुनवाई होगी और मामलों का तेजी से निपटारा होगा। इसके अलावा एनआईए में संशोधन करके, इस कानून में संशोधन करके, पहले एनआईए को केवल आतंक की जांच करने का अधिकार सौंपा गया था 2008 में, लेकिन अब एनआईए किसी भी तरीके की तस्करी और न्यूक्लियर आतंकवाद और इस तरीके की तमाम जो अन्य घटनाएं हैं, उन घटनाओं की भी जांच कर सकती है जो आतंकवाद से जुड़े हैं या आतंक को सपोर्ट करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। कुल मिलाकर के हम कहें तो आसानी से कह सकते हैं कि एनआईए ने देश में आतंक की रोकथाम करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो लिखो, एनआईए के बारे में लिखो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए लिखो। मुंबई में 2008 के आतंकी हमलों के पश्चात, मुंबई में 2008 में आतंकी हमलों के पश्चात एनआईए अधिनियम 2008, एनआईए एक्ट 2008 पारित किया गया। एनआईए अधिनियम 2008, एनआईए अधिनियम 2008 पारित किया गया। एनआईए अधिनियम 2008 पारित किया गया और इसके अंतर्गत एक आतंकरोधी संस्था एनआईए, राष्ट्रीय जांच अभिकरण का गठन किया गया। एनआईए का गठन किया गया। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसके मुख्य कार्य हैं डैश, पहला पॉइंट लिखो। इसके मुख्य कार्य हैं, पहला पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय और वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप, अंतरराष्ट्रीय एवं वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप अपराध या आतंक की जांच करना, अपराध या आतंक की जांच करना और प्रभावी एवं तीव्र विचारण सुनिश्चित करना, प्रभावी एवं तीव्र विचारण सुनिश्चित करना और प्रभावी एवं तीव्र विचारण सुनिश्चित करना। अगला पॉइंट, आतंक के मामले की जांच करने में, आतंक के मामले की जांच करने में राज्य एवं अन्य एजेंसियों को सहयोग देना, राज्य एवं अन्य एजेंसियों को सहयोग देना। अगला पॉइंट, आतंकरोधी सूचनाओं, आतंकरोधी सूचनाओं के भंडार गृह के रूप में कार्य करना, भंडार गृह के रूप में कार्य करना और आतंकियों से संबंधित डेटा बेस तैयार करना, और आतंकियों से संबंधित डेटाबेस तैयार करना, आतंकियों से संबंधित डेटाबेस तैयार करना और अन्य एजेंसियों के साथ शेयर करना, और अन्य एजेंसियों के साथ शेयर करना। अगला पॉइंट, मानवाधिकार एवं मानव गरिमा सुनिश्चित करते हुए कार्य करना, मानवाधिकार एवं मानव गरिमा सुनिश्चित करते हुए कार्य करना। अगला पॉइंट, विश्व के अन्य देशों के आतंक संबंधी कानूनों का अध्ययन करना, विश्व के अन्य देशों के आतंक संबंधी कानूनों का अध्ययन करना और भारत के कानून में संशोधन के उपाय का सुझाव देना, भारत के कानून में संशोधन के उपाय के सुझाव देना। अगला पॉइंट लिखो, निस्वार्थ और भयमुक्त प्रयत्नों के द्वारा, निस्वार्थ और भयमुक्त प्रयत्नों के द्वारा भारत के लोगों का विश्वास प्राप्त करना, भारत के लोगों का विश्वास प्राप्त करना। अब लिखो, 2019 में किया गया संशोधन, एनआईए एक्ट में 2019 में किया गया संशोधन। लिखो, पहला पॉइंट, इसने एनआईए के क्षेत्राधिकार में वृद्धि की है, इसने एनआईए के क्षेत्राधिकार में वृद्धि की है और इसे देश के बाहर भी मामलों की जांच का अधिकार दिया है, इसे देश के बाहर भी मामलों की जांच का अधिकार दिया है। दूसरा पॉइंट लिखो, एनआईए अब आतंकरोधी अधिनियम के अतिरिक्त, एनआईए अब आतंकरोधी अधिनियम के अतिरिक्त अन्य अधिनियमों के अंतर्गत होने वाले, अन्य अधिनियमों के अंतर्गत होने वाले अपराध की भी जांच कर सकेगी, अन्य अधिनियमों के अंतर्गत होने वाले अपराध की भी जांच कर सकेगी, जैसे मानव तस्करी, जैसे मानव तस्करी, नकली नोटों का कारोबार, नकली नोटों का कारोबार, प्रतिबंधित हथियारों का निर्माण, प्रतिबंधित हथियारों का निर्माण, साइबर आतंकवाद और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत अपराध,
और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत होने वाले अपराध। अगला पॉइंट लिखो, विचारण को तीव्र बनाने के लिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, विचारण को तीव्र बनाने के लिए केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया है कि, केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह किसी सेशन न्यायालय को, किसी सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय घोषित कर सकती है। किसी सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय घोषित कर सकती है। समीक्षा लिखो, समीक्षा लिखो, अपने गठन के पश्चात, अपने गठन के पश्चात एनआईए ने, अपने गठन के पश्चात एनआईए ने भारत में आतंक की रोकथाम करने में, अपने गठन के पश्चात एनआईए ने भारत में आतंक की रोकथाम करने में प्रभावी भूमिका का निर्वाह किया है, प्रभावी भूमिका का निर्वाह किया है। संशोधन के पश्चात इसके महत्व में और वृद्धि हो चुकी है, संशोधन के पश्चात इसके महत्व में और वृद्धि हो चुकी है। ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो जो ईडी का गठन हुआ सबसे पहले 1956 में इसका गठन हुआ एक प्रवर्तन इकाई के रूप में। आर्थिक विभाग के अंतर्गत। आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत ये केंद्रीय वित्त मंत्रालय का विभाग है और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक एनफोर्समेंट यूनिट बनाई गई, एक एनफोर्समेंट यूनिट बनाई गई। 1957 में इसी का नाम बदल दिया गया, नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया, ईडी कर दिया गया एक ही साल में। 1960 में अभी तक ये आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत काम करता था, अब इसे राजस्व विभाग के अधीन बना दिया गया, यानी ये भी चेंज हो गया, अब ये भी चेंज हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत अब ये काम करता है। ये भी वित्त मंत्रालय का ही है डिपार्टमेंट, वित्त मंत्रालय की ही यूनिट है और वित्त मंत्रालय की यूनिट के बाद इसे काम वित्त मंत्रालय में ही कर रहा है, वो वित्त मंत्रालय के अधीन ही काम कर रहा है। लेकिन अब 1960 से पहले ये आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत काम करता था, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, अब इसे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अधीन कर दिया गया है, इकोनॉमिक अफेयर्स के बजाय। तो 1957 से ये ईडी के रूप में काम करता है। ईडी के रूप में इसका गठन इसलिए किया गया जिससे कि जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं, आर्थिक अपराध हैं, उन आर्थिक अपराधों की रोकथाम के लिए, धरपकड़ के लिए एक यूनिट के रूप में ये काम कर सके। लेकिन धीरे धीरे चूंकि हमारे देश में आर्थिक अपराधों की संख्या बढ़ती चली गई, इसलिए ईडी की जिम्मेदारियां भी बढ़ती चली गई और विशेष रूप से जब धन शोधन रोकने के लिए कानून बनाया गया तो फिर ईडी की शक्तियों में चार चांद लग गया और तब से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट चर्चा के केंद्र में आ गया। तो कार्य क्या है ईडी का, लिखो, कार्य में लिखो, निम्नलिखित कानूनों के अंतर्गत, निम्नलिखित कानूनों के अंतर्गत ईडी, निम्नलिखित कानूनों के अंतर्गत ईडी मामले दर्ज कर सकती है, मुकदमे दर्ज कर सकती है। निम्नलिखित कानूनों के अंतर्गत ईडी मुकदमे दर्ज कर सकती है, कमा जांच पड़ताल कर सकती है, जांच पड़ताल कर सकती है, कमा लोगों को गिरफ्तार कर सकती है, लोगों को गिरफ्तार कर सकती है, कमा संपत्ति कुर्क कर सकती है, संपत्ति जब्त कर सकती है, संपत्ति अटैच कर सकती है, संपत्ति जब्त कर सकती है, अटैच कर सकती है और न्यायालय में मुकदमे चला सकती है, और न्यायालय में मुकदमे चला सकती है। तो ये जिम्मेदारी ईडी को दी गई है कि भाई मुकदमा दर्ज करो, मामले की मुकदमे चलाओ और उन मुकदमों को जो भी मामले होंगे, जो मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, उन मुकदमों के अंतर्गत पूरी जो जिम्मेदारी है गिरफ्तारी की, इन्वेस्टिगेशन की, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की, न्यायालय में मुकदमा चलाने की सारी जिम्मेदारी ये निभाएगा। तो कौन कौन से कानून हैं, किन कानूनों के अंतर्गत? पहला पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, धन शोधन निवारण अधिनियम। पहला, तो जब धन शोधन पढ़ेंगे तो धन शोधन में इस कानून को पढ़ेंगे, पीएमएलए के बारे में धन शोधन के दौरान हम लोग पढ़ेंगे वहां पर। FEMA 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट।
तो फेमा कानून के अंतर्गत मुकदमे दर्ज कर सकता है और जांच पड़ताल, बस सारे काम वही हैं। तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन के लिए है ये कानून, फेमा अधिनियम। तीसरा, कोफे पोसा 1974, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज के प्रिवेंशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए, और जो स्मगलिंग है, तस्करी है, तस्करी को रोकने के लिए जो कानून बनाया गया है, कोफीपोसा एक्ट कहते हैं। और जो चौथा है, यही लिख देते हैं, फिर पेज बदलेंगे तो आप ये सब नहीं लिख पाओगे। 2018 चौथा है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट। फ्यूजिटिव मतलब भगोड़ा, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, ये अभी बनाया गया है। तो जो लोग जैसे अपराध भारत में करते हैं और अपराध करके भाग गए, जैसे विजय माल्या भाग गया, मेहुल चौकसी भाग गया, तो अब इन सबकी जो संपत्तियां हैं, उनकी संपत्तियों को हम लोगों ने देखा कि भाई बड़ी तेजी से ना कुर्क कर लिया गया, उनकी संपत्तियां बेच दी गई, अटैच कर ली गई। तो ये सब अधिकार इसी कानून के अंतर्गत मिले हैं, ये सब अधिकार इसी कानून के अंतर्गत मिले हैं। तो ये सारा प्रावधान इसी कानून के अंतर्गत है। तो ये 4 कानून हैं जिसके अंतर्गत पावर दी गई है, शक्तियां सौंपी गई हैं। लिख लिया? लिख लो। तो इन 4 कानूनों के बाद ये हो गया ईडी के बारे में चर्चा। तो लिख लिया होगा अब आपने। अब हम सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। पहले सीबीआई का जो गठन था वो सबके लिए किया गया था, सारे कामों की जांच सीबीआई ही अकेला करती थी, आतंकवाद की भी जांच यही करती थी। लेकिन फिर ओवरलोडेड थी, सीबीआई को बड़ा क्रिटिसाइज भी किया गया, पिंजरे में बंद तोता और न जाने क्या क्या कहा गया। बात भी सही थी, सीबीआई काम भी ऐसे ही करती थी। लेकिन फिलहाल अब सीबीआई को निष्पक्ष बना दिया गया, बेहतर बना दिया गया, क्योंकि अब सीबीआई का जो डायरेक्टर है, सीबीआई के डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में भारत के चीफ जस्टिस को भी शामिल किया जाता है। जब तक भारत का चीफ जस्टिस सीबीआई डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट पर मुहर नहीं लगाता कि ये नाम नियुक्त किया जा रहा है, चलो इसका बैकग्राउंड बताओ और कौन कौन लोगों पर विचार किया, सब बताओ, तो जब तक सीबीआई मुहर नहीं लगाता तब तक वो अपॉइंट नहीं होता। तो अब चीज़ें बदल गई, अब पिंजरे में बंद तोता नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पहले सीधे सीधे भारत सरकार की जिम्मेदारी थी, राजनीतिक नियुक्ति थी, तो पिंजरे में बंद तोता कहा गया था। अब नहीं हो सकता, क्योंकि अब चीफ जस्टिस खुद देखता है उसकी नियुक्ति को, वो अनुमति देता है तभी नियुक्ति होती है। तो दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट बनाया गया। नाइनटीन 46 अंग्रेजों के जमाने का कानून है, और दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत सीबीआई का गठन किया गया। यानी टेक्निकली सीबीआई दिल्ली की एजेंसी है, देश की नहीं है, मतलब केवल दिल्ली की एजेंसी है, बाकी राज्यों की एजेंसी नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत होता तो ये संसद बनाती, ये कानून भी संसद ने बनाया है। तो हालांकि तब तो संसद थी नहीं, तब तो अंग्रेजों ने बनाया है। तो पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट अगर होता तो फिर पूरे राज्य में लागू होता पूरी तरीके से, लेकिन दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है, तो टेक्निकली ये दिल्ली की संस्था है, टेक्निकली ये दिल्ली की संस्था है। लेकिन अब इसका जो विस्तार है पूरे देश पर है, क्योंकि भारत सरकार के नियंत्रण में काम करती है, और अपराधों की जांच करने में, आर्थिक अपराधों की जांच करने में, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो अब आतंक की रोकथाम में इसकी भूमिका कम हो गई एनआईए के आने के बाद से, वरना पहले आतंक की भी जांच करती थी। अब समस्या यह है कि सीबीआई की भूमिका विगत वर्षों में कुछ दूसरे कारणों से विवादों में आई, क्योंकि टेक्निकली दिल्ली की संस्था है। इसलिए अगर राज्यों में, क्योंकि मामले तो ज्यादातर राज्यों में दर्ज होते हैं, जैसे अभी कोलकाता में जो डॉक्टर बच्ची थी, उसका जो रेप और मर्डर हुआ, तो उसकी जो जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी जानी थी, तो ममता बनर्जी ने मना कर दिया कि नहीं देंगे सीबीआई को। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, हाईकोर्ट ने कहा नहीं भाई सीबीआई ही जांच करेगी। तो फिलहाल जब सीबीआई पहुंची, तो जो वहाँ का पुलिस अधिकारी है, पुलिस कमिश्नर है, उसने सीबीआई को 10 किलोमीटर दूर रुकवा दिया, 15 किलोमीटर दूर। तो सीबीआई ने फिर हाईकोर्ट को कहा कि जनाब 15 किलोमीटर दूर रुकवा दिया इन्होंने हमें, आने में 2 घंटा लग जाता है, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लग जाता है, तो नज़दीक कहीं रुकवाओ। तो हाईकोर्ट ने फिर आदेश दिया कि भाई क्यों परेशान कर रहे हो सीबीआई को, नज़दीक रुकवाओ। तो फिर नज़दीक रुकवाया गया। तो कहने का आशय यह है, इस एग्जाम्पल को देने का आशय यह है कि
सीबीआई चूंकि टेक्निकली दिल्ली की संस्था है, इसलिए राज्य अब उसे अपने यहाँ जांच करने के लिए आगे आने देना नहीं चाहते। हालांकि भारत सरकार के नियंत्रण वाली संस्था है, इसलिए भारत सरकार के आदेश पर सारे मामलों की जांच करती है। लेकिन जांच तभी करती है जब राज्य अपनी कंसेंट देते हैं, सहमति देते हैं। राज्यों की सहमति दो तरीके की होती है। एक जनरल कंसेंट होती है। जनरल कंसेंट का मतलब है कि सदैव के लिए, कि एक बार राज्य ने जनरल कंसेंट दे दी तो अब सीबीआई को अधिकार मिल गया कि वो किसी भी राज्य में जाकर मामलों की जांच कर सकती है। ये सीबीआई को अधिकार मिल जाता है, तो इसको जनरल कंसेंट कहते हैं। सभी राज्यों ने सीबीआई को जनरल कंसेंट दे रखा था, लेकिन मामला तब गंभीर हो गया जब कुछ समय पहले राज्यों ने सीबीआई से जनरल कंसेंट वापस ले लिया। कुछ राज्यों ने, जैसे पश्चिम बंगाल ने वापस ले लिया, तमिलनाडु ने वापस ले लिया, केरल ने वापस ले लिया, यानी जिन जिन राज्यों में केंद्र में शासन करने वाले दल के विपरीत सरकारें हैं, उन्होंने सीबीआई से जनरल कंसेंट वापस ले लिया। अब इसका मतलब यह है कि उन राज्यों में जो बैंकिंग धोखाधड़ी, अपराध, तमाम तरीके के बड़े बड़े गंभीर अपराध दर्ज हैं, केंद्रीय कानून के अंतर्गत अपराध दर्ज हैं, लेकिन अब सीबीआई उनकी जांच करने नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि राज्यों ने जनरल कंसेंट वापस ले लिया। और टेक्निकली सीबीआई दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत बनाई गई संस्था है, इसलिए बिना कंसेंट के सीबीआई राज्य में जा नहीं सकती, क्योंकि दिल्ली की संस्था मानी जाती है, केंद्र सरकार की। अब क्या किया जाए? तो अब सीबीआई राज्यों से स्पेसिफिक कंसेंट लेती है, विशेष मामले में, हर मामले में, प्रत्येक मामले में। अब सीबीआई को जिस मामले में, जैसे बैंकिंग धोखाधड़ी से कोई मामला दर्ज हुआ, बैंकिंग धोखाधड़ी का कोई मामला दर्ज हुआ, तो वित्त मंत्रालय देखेगा, भारत सरकार देखेगी। लेकिन अब मामले की जांच करने राज्य में जाना है, तो राज्य ने, अगर पश्चिम बंगाल ने इस जनरल कंसेंट वापस ले लिया, तो अब सीबीआई को पहले कंसेंट के लिए लेटर भेजना पड़ेगा प्रदेश को, डीजीपी को। डीजीपी जब स्पेसिफिक कंसेंट देगा उस मामले में, तभी सीबीआई वहां पहुंचकर जांच कर सकती है। क्योंकि राज्यों ने जनरल कंसेंट वापस ले लिया है, इसलिए राज्य स्पेसिफिक कंसेंट भी नहीं देते, क्योंकि डीजीपी राज्य सरकार के कहने पर ही, मुख्यमंत्री के कहने पर ही कार्य करता है। इसका नतीजा यह हुआ कि सीबीआई को राज्यों में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया गया इस कंसेंट के माध्यम से। यही सीबीआई के संबंध में भूमिका संबंधी बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ। अब ऐसे 150 से अधिक फ्रॉड के मामले हैं, बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले हैं, आर्थिक अपराध के मामले हैं जो राज्यों में पेंडिंग हैं, गंभीर घोटाले हैं, गंभीर भ्रष्टाचार के मामले हैं, लेकिन सीबीआई जांच करने नहीं जा सकती, क्योंकि राज्यों ने जनरल कंसेंट वापस ले लिया। अब सीबीआई के पास फिर मौका क्या है? फिर सीबीआई क्या करती है? सीबीआई हाईकोर्ट का रास्ता अपनाती है या सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाती है। हाईकोर्ट में मुकदमा दर्ज करती है। पहले हाईकोर्ट जाती है, उस राज्य के हाईकोर्ट, कि जनाब इन्होंने तो नहीं दिया, लेकिन बड़ा आर्थिक घोटाला है, आर्थिक अपराध है, देश को और पूरे देश की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है, इसलिए अनुमति दे दो, हम जाके जांच करें। तो फिर हाईकोर्ट के परमिशन से सीबीआई राज्य में प्रवेश करती है। जैसे मैंने कोलकाता वाला मामला बताया कि राज्य की सरकार ने मना कर दिया कि सीबीआई को मामला नहीं देंगे, और सीबीआई को प्रवेश करने से भी मना कर दिया। लेकिन फिर मामला हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने सीबीआई को परमिशन दिया कि सीबीआई जाके जांच कर सकती है। लेकिन चूंकि राज्य सरकार नहीं चाहती थी, इसलिए उसने सीबीआई के अधिकारियों को हैरेस करना शुरू किया, परेशान करना शुरू किया। जो कोलकाता का पुलिस कमिश्नर था, वो मुख्यमंत्री का एजेंट बनकर के परेशान करना शुरू कर दिया उसने, जबकि आईपीएस अधिकारी, उसे निष्पक्षता से काम करना चाहिए, लेकिन सब बदतमीज ठहरे, तो परेशानी पैदा करते हैं आम लोगों के लिए। नतीजा यह हुआ कि सीबीआई ने फिर हाईकोर्ट का रास्ता खटखटाया कि जनाब सहयोग नहीं कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं, 15 किलोमीटर दूर रुका दिया है जहां घटनास्थल है, उससे हमारी जांच प्रभावित हो रही है। तो फिर हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि भाई नजदीक रुकवाओ, होटल तो नजदीक भी है ना, नजदीक के होटल में रुकवाओ। तो फिर नजदीक रुकवाया गया। तो इस तरीके से सीबीआई को अब हैरेस करते हैं स्टेट्स, और इसीलिए सीबीआई की भूमिका विवादों में रही है। पहले विवादों में थी क्योंकि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहते थे, क्योंकि केंद्र सरकार के मर्जी से केवल काम करती थी, राजनीतिक हस्तक्षेप के अधीन काम करती थी। लेकिन अब ऐसे आरोप नहीं लग सकते, क्योंकि ऐसे आरोप लगाने का मतलब है भारत के चीफ जस्टिस पर आरोप लगाना, क्योंकि अब सीबीआई के डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट भारत के चीफ जस्टिस की परमिशन के बाद होता है। तो इसलिए अब ऐसे आरोप नहीं लगते, अब ऐसे विवाद नहीं होते, तो अब ऐसे विवाद शुरू होने लगे। तो समाधान क्या है? समाधान यही है कि ये जो दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है, इसको खत्म कर दिया जाए। और जैसे एनआईए के लिए एक अलग कानून बनाया गया, एनआईए कानून बनाया गया अलग से, एनआईए एक्ट 2008 संसद ने बनाया, ऐसे ही सीबीआई एक्ट अलग से बना दिया जाए। सिंपल सी बात है, सीबीआई एक्ट अलग से बना दिया जाए। और सीबीआई एक्ट बना दिया जाएगा तो राज्यों की कंसेंट की ये आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी। जैसे एनआईए को कोई कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, एनआईए पूरे देश में कहीं भी छापेमारी कर सकती है, कहीं भी धरपकड़ कर सकती है, वहां कंसेंट की कोई जरूरत नहीं। ऐसे ही अगर सीबीआई एक्ट अलग से बन जाएगा तो यहाँ भी कंसेंट की जरूरत खत्म हो जाएगी, और सीबीआई पूरे देश में कहीं भी छापेमारी कर सकती है, कहीं भी जांच पड़ताल कर सकती है। अभी कंसेंट इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि दिल्ली की एजेंसी है, टेक्निकली दिल्ली की एजेंसी है, इसलिए परमिशन के बिना नहीं जा सकती। तो रास्ता आसान है, लेकिन न जाने क्यों सरकारें नहीं अपनाती, संसद नहीं अपनाती, क्योंकि इस कानून को खत्म करके नया कानून बना दे, बात खत्म हो जाएगी, सारा विवाद खत्म हो जाएगा। ये लिखो, लिखो, सीबीआई का गठन दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंतर्गत दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। यह भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत, यह भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंतर्गत कार्यरत एजेंसी है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंतर्गत कार्यरत एजेंसी है जो निम्नलिखित मामलों की जांच करती है, जो निम्नलिखित मामलों की जांच करती है। डैश पहला पॉइंट, केंद्रीय लोक सेवकों के भ्रष्टाचार के मामले, केंद्रीय लोक सेवकों के भ्रष्टाचार के मामले। दूसरा पॉइंट,
राज्यों की प्रार्थना पर, राज्यों की प्रार्थना पर, राज्यों के लोक सेवकों के भ्रष्टाचार के मामले, राज्यों के लोक सेवकों के भ्रष्टाचार के मामले। अगला पॉइंट, विभिन्न आर्थिक अपराध, विभिन्न आर्थिक अपराध जिसमें बैंकिंग धोखाधड़ी, तस्करी आदि शामिल हैं। विभिन्न आर्थिक अपराध जिसमें बैंकिंग धोखाधड़ी, तस्करी आदि शामिल हैं। अगला पॉइंट, विभिन्न प्रकार के अपराध, विभिन्न प्रकार के अपराध जैसे हत्या, बलात्कार, अपहरण इत्यादि। अब लिखो सीबीआई की भूमिका संबंधी विवाद, सीबीआई की भूमिका संबंधी विवाद। लिखो तकनीकी रूप से सीबीआई दिल्ली की एजेंसी है, तकनीकी रूप से सीबीआई दिल्ली की एजेंसी है। अतः राज्यों में किसी मामले की जांच करने के लिए, राज्यों में किसी मामले की जांच करने के लिए सीबीआई को संबंधित राज्यों की सहमति आवश्यक है, सीबीआई को संबंधित राज्यों की सहमति आवश्यक है। सहमति दो प्रकार की है। पहला सामान्य सहमति, सामान्य सहमति, राज्य सामान्य सहमति प्रदान करते हैं, राज्य सामान्य सहमति प्रदान करते हैं जिससे सीबीआई किसी भी मामले में कभी भी जांच कर सकती है, सीबीआई किसी भी मामले में कभी भी जांच कर सकती है। पैरा चेंज करके लिखें, किंतु विगत वर्षों में पश्चिम बंगाल, केरल आदि राज्यों ने सीबीआई से सामान्य सहमति वापस ली है, सीबीआई से सामान्य सहमति वापस ली है। इसलिए सीबीआई राज्यों की अनुमति के बिना अब मामले की जांच नहीं कर सकती, राज्यों की अनुमति के बिना अब मामले की जांच नहीं कर सकती। दूसरा लिखो विशेष सहमति, स्पेसिफिक कंसेंट। सीबीआई को प्रत्येक मामले में राज्य से अनुमति लेनी होती है, सीबीआई को प्रत्येक मामलों में राज्य से अनुमति लेनी होती है और तभी सीबीआई राज्यों में जांच के लिए प्रवेश कर सकती है, राज्यों में जांच के लिए प्रवेश कर सकती है। अनुभव दर्शाते हैं कि सीबीआई ने 18% से अधिक मामलों में अनुमति नहीं दी है, सीबीआई ने 18% मामलों में ही अनुमति दी है, अधिकतम यानी 100 मुकदमे दर्ज हैं तो केवल 18 मामलों में अनुमति दी है, 82 में नहीं दी है, 18% से अधिक मामलों में अनुमति नहीं दी है। इस प्रकार राज्यों में बड़े घोटालों और आर्थिक अपराध के मामले, बड़े घोटालों और आर्थिक अपराध आदि के मामले सीबीआई की जांच से मुक्त होते रहे हैं या परे रहे हैं। इसने सीबीआई को लेकर राज्य और केंद्र के मध्य विवाद उत्पन्न किया है। यद्यपि ऐसे मामलों में सीबीआई उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की सहायता लेती है, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की सहायता लेती है और उसके आदेश के पश्चात जांच कर सकती है। हालांकि तब तक सारे सबूत नष्ट हो जाते हैं, जैसे वहां भर्ती घोटाला हुआ, जो रेप का मामला था, तो ये सब सीबीआई को हाईकोर्ट ने आदेश दिया, लेकिन तब तक ज्यादातर सबूत मिटा दिए गए। एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे कोलकाता में भर्ती घोटाला, रेप आदि मामलों में उच्च न्यायालय के आदेश पर ही सीबीआई जांच कर रही है। इंटेलिजेंस एजेंसीज, तो जितनी भी खुफिया एजेंसियां हैं, उन खुफिया एजेंसियों का मुख्य कार्य खुफिया सूचनाएं एकत्र करना है, एकत्र करना, उन्हें संबंधित इकाइयों से साझा करना, यही इनका मुख्य काम है। लेकिन यह सबसे बड़ा काम है। इसी आधार पर आतंक या अपराध
रोकथाम की बैकबोन है ये। आतंक और अपराध की रोकथाम की बैकबोन है। इसके बिना ना तो आतंक रुक सकता है ना अपराध। इसलिए केंद्रीय भूमिका है, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर काम करना होता है, क्योंकि अगर आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो गई तो जान के लिए खतरा है। जैसे अभी जब दिल्ली में 2020-2022 में दंगे हुए तो एक अंकित दुबे नाम का इंटेलिजेंस ब्यूरो का अधिकारी था। लोगों ने पहचान लिया कि आईबी का आदमी है, तो दंगों में उसे लोगों ने मार दिया, दंगाइयों ने मार दिया। 400 से अधिक चाकू के वार उसके शरीर पर किए गए। दर्दनाक दुर्दांत हत्या। उसका शव जब बरामद हुआ नाले से, और नया लड़का था, इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करता था, जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो डॉक्टरों के रोंगटे खड़े हो गए। 400 से ज्यादा चाकू के वार उसके शरीर पर थे। आंख, कान, सर, विभत्स विभत्स विभत्स। ऐसे ऐसे नृशंस लोग हैं इस देश में जिंदा। उसी के मोहल्ले के लोग, आसपास के लोग, गजब के लोग हैं भाई। कहां से इतनी क्रूरता लेकर आते हैं? तो बड़ी चैलेंजिंग, बहुत चैलेंजिंग रोल होते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों के। कोई नाम नहीं होता। विदेशों में पकड़े गए तो सरकार कभी क्लेम नहीं करती, हालांकि अब तो हम लोगों ने क्लेम करना शुरू किया और हम उनको खुफिया एजेंसी के बजाय हम उनको व्यापारी कारोबारी करके बचाते हैं। जैसे कुलदीप यादव को हमने बचाया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक हमने मुकदमा लड़ा, हालांकि पाकिस्तान ने नहीं छोड़ा, आज भी वो पाकिस्तान की जेलों में बंद है। 7 जो हमारे नौसैनिक अधिकारी थे, कतर के न्यायालय ने उनको मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने कतर के किंग से बातचीत करके और उनकी मौत की सजा माफ करवा ली, क्योंकि साल में एक बार वो मौत की सजा माफ करते हैं दिसंबर में। तो मौत की सजा माफ करवा ली गई और उन्हें वापस लाया गया। तो पहले तो क्लेम नहीं करते थे, लेकिन अब थोड़ा सा जो डिप्लोमेसी है वो बदली है देश की, और हम अपने जो हमारे एजेंट हैं उन एजेंट की सुरक्षा को लेकर के हम गंभीर हैं। एजेंसियां हैं बहुत सारी, जैसे आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है। ये देश में आंतरिक खुफिया सूचनाएं इकट्ठी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश के बाहर भी इसके नेटवर्क हैं, वो भी काम करती है कभी कभी। लेकिन रॉ, ये विदेशी खुफिया एजेंसी है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये विदेशी खुफिया एजेंसी है। एनटीआरओ, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये साइबर स्पेस की खुफिया एजेंसी है। साइबर स्पेस की खुफिया एजेंसी है। तो ये बड़ी खुफिया एजेंसियां हैं हमारी। इसके अलावा लोकल पुलिस की इंटेलिजेंस अलग होती है, मिलिट्री इंटेलिजेंस अलग होती है। तो अलग अलग ये 3 बड़ी एजेंसियां हैं हमारी जो काम करती हैं। इसके अलावा लोकल पुलिस की इंटेलिजेंस अलग होती है, जो पुलिस के साथ काम करती है। जो मिलिट्री है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, उनकी अपनी अलग इंटेलिजेंस होती है मिलिट्री वालों की। इसके अलावा जो रेवेन्यू वाले होते हैं ना, रेवेन्यू के अलग इंटेलिजेंस होती है। रेवेन्यू इंटेलिजेंस अलग होती है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, डीआरआई जिसको कहते हैं, या फिर जीएसटी, डीजीएसटीआई, डायरेक्टरेट ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस। तो रेवेन्यू में रेवेन्यू का है डीआरआई बोलते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, डायरेक्टरेट ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस। तो जीएसटी की खुफिया सूचनाएं, रेवेन्यू की खुफिया सूचनाएं, बहुत सारे संगठन है। तो इस तरीके से खुफिया सूचनाएं एकत्र करके और प्रभावी भूमिका निभाई जाती है। इन खुफिया सूचनाओं के एकत्रीकरण में नेट ग्रिड भी अब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेट ग्रिड, ये नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है। ये करता क्या है? ये सूचनाएं एकत्र करता है और एकत्र करके उन सूचनाओं का प्रवाह, सूचनाएं प्रेषित करता है। जैसे सूचनाएं एकत्र करेगा एयरलाइन से, जो हवाई यात्राएं कर रहे हैं, रेलवे से, जो रेलवे की यात्राएं कर रहे हैं, बैंक से, जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, भूमि विभाग, रजिस्ट्री विभाग, जो जमीनों की रजिस्ट्री करा रहे हैं, है ना। अभी आसाम के मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा कदम उठाया। उन्होंने देखा कि जमीनें खूब लोग खरीद बेच रहे हैं, विदेशों से पैसा आता है, लोग जमीनें खरीद लेते हैं। तो जो जमीनें खरीद रहे हैं उनके इनकम की जांच हो कि आप कुछ नहीं करना, बस ये बता दो कि आपने जो जमीन खरीदा उस जमीन का पैसा आपको कहां से मिला, बस इतनी सी बात है। लेकिन ये बहुत जरूरी है और बहुत अच्छी बात है, वरना विदेशों के पैसे से भारत में जमीनें खरीदी जा रही हैं, बेहद चिंता की बात है। तो रजिस्ट्री विभाग इत्यादि, ऐसे तमाम होटल तमाम, इन तमाम साधनों से ये सूचनाएं एकत्र करता है और इन सूचनाओं का प्रवाह सुनिश्चित कर देता है, फ्लो सुनिश्चित करता है। रोकता नहीं है सूचनाओं का प्रवाह सुनिश्चित कर देता है। किसके पास? आईबी के पास, रॉ के पास, एनटीआरओ के पास, एनआईए के पास, सीबीआई के पास, ईडी के पास इत्यादि। इन सबको सूचनाओं का प्रवाह सुनिश्चित करता है। तो अब जो आईबी, रॉ, इन सब की जो भूमिका है आसान हो गई पहले की तुलना में, क्योंकि सूचनाएं यहाँ से मिल रही हैं। तो अगर कोई बार बार ट्रेवल कर रहा है कहीं पर आतंकी हमले के लिए या किसी भी घटना के लिए, तो आसानी से ट्रेस हो सकता है, आइडेंटिफाई हो सकता है, पकड़ा जा सकता है। तो नेटगिट भी अब इंटेलिजेंस के लिए बेहतर काम करने लगा है। तो ये एजेंसियां थी जिनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। चैट देख लेते हैं आपके, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। आज का समय कंप्लीट हो गया है।